So welcome in this video. In this particular video, I'll be discussing this particular question which came in CSIR December 19 of Chemical Sciences, and this question was on potential barrier problem with finite width. And let me tell you this, that these questions on potential barrier problem are the easiest question on quantum chemistry CSIR can ask you. Okay, you don't need to calculate anything, you don't need to think anything. If you know the equations, you can tick the answer in 10 seconds. Okay, so I will tell you what you have to remember. So let us begin. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए. अगर वो चीज़ें आपको पता है तो वो आप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए. ठीक है, तो देखो पहली चीज, इस प्रॉब्लम को समझो क्या है कि ये पार्टिकल इस बैरियर से टकराता है. जो बैरियर का पोटेंशियल, किस पोटेंशियल का बैरियर है? वी नॉट पोटेंशियल का ये बैरियर है. एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E है. सपोज करो एक पार्टिकल है मेरे पास जिसकी एनर्जी E है, वो आके यहाँ पे स्ट्राइक करता है एक बैरियर पे जिसका पोटेंशियल V नॉट है. V नॉट पोटेंशियल के बैरियर पे स्ट्राइक करता है ये पार्टिकल. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस ना कर पाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस कर दे और फिर जाके इस नेक्स्ट बैरियर से टकराए. ये जो बैरियर इसने क्रॉस किया है इसकी विड्थ 0 से a है. a लेंथ की ये विड्थ है, या a जो है इसकी विड्थ है इस बैरियर की. अब ये जब इस बैरियर को अगेन क्रॉस करेगा, यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये इस बैरियर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर यहां नेक्स्ट रीजन के अंदर ट्रांसमिट हो जाए. तो यहां पे हमने देखा कि पार्टिकल इस बैरियर से टकराया, रिफ्लेक्ट हो सकता है, ट्रांसमिट भी हो सकता है. अगर ट्रांसमिट हो गया तब यहां इस बैरियर से टकरा के रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और ट्रांसमिट भी हो सकता है. ठीक है, तो इन रीजन्स के मैंने नाम दे दिए. इसका नेम है पहला रीजन, ये है सेकंड रीजन, और ये है थर्ड रीजन. तो सबसे पहले हम इनके लिए इक्वेशन देखते हैं कैसे लिखते हैं. तो देखो इक्वेशन कैसे लिखनी है, सबसे पहले पहले रीजन की बात करते हैं. ठीक है, पहले रीजन के अंदर दो पॉसिबिलिटी है, पार्टिकल इंसिडेंट होता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो सकता है. ये दो चीजें हैं पहले रीजन के अंदर. तो पहले रीजन के अंदर लिए हम वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले एक कांस्टेंट लगा दिया हमने कोई भी a इस इंसिडेंट पार्टिकल के लिए. उसके बाद इसके लिए बेसिक वेव इक्वेशन जो लिखी हमने I K1x. K1 हमने कोई भी कांस्टेंट मान लिया जो पहले रीजन के अंदर है. ठीक है, अब यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो सकता है. अगर पार्टिकल रिफ्लेक्ट होता है तो उसके लिए हम दूसरी वेव लिखते हैं यहां पे -I K1x. ठीक है, ये E क्यों लिखा है, ये सब क्यों लिखा है, ये हम तब पढ़ते हैं जब पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ते हैं या फिर जब पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम पढ़ते हैं. चूंकि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ लिखने का क्या है. अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, ये तो कांस्टेंट A और B अलग अलग है क्योंकि एक इंसिडेंट के लिए एक रिफ्लेक्टेड के लिए है. दूसरा I K1x, K1 यहाँ पे भी K1 है, यहाँ पे भी K1 है क्योंकि पहले रीजन के अंदर कांस्टेंट सेम रहेगा. अब यहां पे मैंने पॉजिटिव लिखा है क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. यहां पे मैंने रिफ्लेक्टेड के लिए नेगेटिव लिखा है. ये किसके लिए है, ये इंसिडेंट के लिए है, इंसिडेंट पार्टिकल के लिए. ये किसके लिए है, ये रिफ्लेक्टेड के लिए है. ठीक है, अब यहां रिफ्लेक्टेड के लिए मैंने माइनस लगाया है क्योंकि जब पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, दूसरे रीजन के लिए कैसे लिखेंगे वेव इक्वेशन. अब ए बी कांस्टेंट आ गए हैं, कोई तीसरा कांस्टेंट ले लो C. पहले तो ये जो क्रॉस करके गया है पार्टिकल सीधा जा रहा है, इसके लिए लिखेंगे I K2x. K2 मैंने दूसरे रीजन के लिए कोई नया कांस्टेंट मान लिया K2, प्लस रिफ्लेक्ट जो होगा इस दूसरे रीजन के अंदर उसके लिए मैंने लिख दिया I K2x. ओके, तो माइनस यहाँ पे फिर से इसलिए लिखा क्योंकि जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो डायरेक्शन फिर से इसकी चेंज हो जाएगी. अब तीसरे रीजन के अंदर सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल है जो सीधा जा रहा है, तो इसके लिए मैं लिखता हूं I K3x. सिंपल है, तो ये हमने लिखा. अब ये किसके लिए है, सिंपल ट्रांसमिटेड पार्टिकल के लिए. ये किसके लिए है, ये भी ट्रांसमिटेड के लिए है, सेकंड रीजन वाला.
और ये किसके लिए है, रिफ्लेक्टेड के लिए है, सेकंड रीजन वाला। तो पहले रीजन के अंदर इस तरह की इक्वेशन होगी, a e की पावर i k1x प्लस b e की पावर माइनस i k1x। ये जो कांस्टेंट है पहले रीजन के लिए सेम रहेगा, दूसरे रीजन के लिए सेम रहेगा, तीसरे रीजन के लिए सेम रहेगा। ठीक है, आप यहाँ जितने चाहो बॉक्स बना सकते हो, जितने चाहो पोटेंशियल बैरियर बना सकते हो, 3 4 ऐसे कितने भी बना लो, उतनी इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें बताना क्या है। अच्छा, एक और चीज इसमें, जो ये मैंने k1 k2 k3 लिखा है, k1 इक्वल होता है p1 बाई एच कट, ऐसे k2 इक्वल होता है p2 बाई एच कट, और k3 इक्वल होता है p3 बाई एच कट। अब ये p1 p2 p3 क्या होते हैं, इनका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, सिंपल क्या होता है। ठीक है, तो देखो p1 इक्वल होता है √2m। अब ये किस रीजन के लिए है, पहले रीजन के लिए है, तो हमेशा हमें क्या करना है, E और V में से माइनस करना है, पहले में से दूसरा या दूसरे में से पहला। कैसे माइनस करना, बड़े में से छोटा माइनस करना है। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे V 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इस रीजन के अंदर पोटेंशियल V नोट है। ध्यान रखना, पोटेंशियल जब फाइनाइट बैरियर वाला होता है, फाइनाइट, ये जो इसकी लेंथ है फाइनाइट है, इस केस में हमेशा पोटेंशियल बड़ा होता है एनर्जी से। ठीक है, ये जब हम पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्यों होता है। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना। अब देखो पहले रीजन में कौन बड़ा, E बड़ा या V बड़ा है, पोटेंशियल तो 0 है, बड़ा कौन है, एनर्जी। तो एनर्जी में से हम पोटेंशियल माइनस करेंगे 0, क्या आ जाएगा √2m E। ऐसे P2 दूसरे रीजन के अंदर √2m, बड़े में से छोटा माइनस करना, V नोट माइनस E। ठीक है, ऐसे P3 बड़े में से छोटा माइनस करना है 2m, पोटेंशियल तीसरे रीजन में भी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे E माइनस 0, यानी कि क्या आ जाएगा √2m E। अब यहाँ पे ध्यान देखो, P1 और P3 क्या आ गए, हमारे इक्वल आ गए। P1 और P3 क्या है, इक्वल है। अगर P1 और P3 इक्वल है तो क्या K1 और K3 भी इक्वल होंगे, K1 और K3 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, तो ये हमारे बेसिक चीजें हैं पोटेंशियल इन फाइनाइट, पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम का विद फाइनाइट लेंथ के लिए। तो इसमें देखो हमें क्या पता है कि अगर यहाँ पे K1 है तो यहाँ पे भी K1 होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसी सेकंड वेव इक्वेशन में यहाँ पे K2 है तो यहाँ पे भी K2 होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसी थर्ड में यहाँ पे K3, आगे कोई टर्म है नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि K1 और K3 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पे इनने फर्स्ट बैरियर, फर्स्ट रीजन के लिए इक्वेशन क्या दिया क्वेश्चन में, K1 और K3 दिया है। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो होता है यहाँ पे भी वही होता है, यानी कि K1 और K3 क्या होंगे, इक्वल मिल होने चाहिए। यहाँ पे दूसरी चीज, जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो इस तीसरे रीजन वाले कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी K2 के भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें K1 K2 K3 इक्वल हो। इसने 2 ही लिख के दिए हैं, K1 और K2, तो इनमें छोटा बड़ा तो होगा ही नहीं K1 और K2, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। अब इसमें से हमें देखना है कि A1 बड़ा है या A2 बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान दो कि जब भी हम कोई वेव इक्वेशन लिखते हैं, जैसे psi = C1 φ1 प्लस C2 φ2, ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट होता आगे, ये हमें बताता है, इसका स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन psi1, कि psi1 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कौन बताएगा, वो C1 का स्क्वायर बताएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है इंसिडेंट के लिए क्या लिया हमने, A, इसने क्या लिया यहाँ पे A1 लिया है, तो इंसिडेंट पार्टिकल के लिए क्या कांस्टेंट है, A1। तो क्या यहाँ पे A1 का स्क्वायर किसको बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो A1 का स्क्वायर क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, अब ये तो 100% होगी, क्योंकि जब तक पार्टिकल स्ट्राइक ही नहीं करेगा तो बाकी पॉसिबिलिटी तो 0 है, तो ये तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होगी, ये तो 100% होगी। तो A1 क्या होगा, ये जो पहले वाला कांस्टेंट है सबसे बड़ा होगा। ऐसे ही धीरे धीरे पॉसिबिलिटी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। सपोज करो यहाँ पे कि 1000 चांस थे कि ये पार्टिकल यहाँ पे टकराएगा, उसमें से 500 चांस है कि यहाँ पे निकल जाएगा, 500 चांस है कि वहाँ पे बाहर चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे 250 चांस है ऐसे आ जाएगा, 250 चांस है ऐसे जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये जो कांस्टेंट है ना, ये A B C D E, ये धीरे धीरे कांस्टेंट क्या होते जाएंगे, ये छोटे होते जाएंगे।
तो इसलिए यहाँ पे A2 का स्क्वायर क्या होगा, A2 का स्क्वायर क्या बता रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल। ठीक है, अब देखो ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस होता है ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी डिवाइड में इंसिडेंट पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, और ये हमेशा लेस देन 1 होता है। ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, ट्रांसमिटेंस हमेशा लेस देन 1 होती है। अगर ये लेस देन 1 होती है तो देखो ट्रांसमिटेंस वाले क्या है, A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर लेस देन 1, इसका मीनिंग A2 स्क्वायर लेस देन A1 स्क्वायर, इसका मीनिंग A2 लेस देन इक्वल टू A1 और A1 ग्रेटर देन इक्वल टू A2। तो ये A जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर सिंपल आप वैसे याद रख सकते हो कि ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे पार्टिकल की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद तो यहाँ पे एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, क्या बताओ, यहाँ पे K5 K6 लिख दे, यहाँ पे K9 लिख दे, आपको पता ही ना चले K1 K9 क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम के विद फाइनाइट लेंथ, और इनफाइनाइट लेंथ वाले और भी इजी होते हैं, उनमें ये बीच वाली इक्वेशन नहीं होती, पहली और तीसरी इक्वेशन ही होती है बस। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, और आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, सो बी श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर and press the bell icon so that you can know whenever I post a video. So thank you for cooperation.